कभी सोचा है कि एक गीत में सिर्फ कुछ शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दे? आज हम एक ऐसे ही गीत की कहानी जानेंगे जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई बुलंद आवाज दी। वंदे मातरम ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक मंत्र था, एक नारा था और हाँ, एक क्रांति की पुकार थी। एक ऐसी आवाज जिसने लाखों करोड़ों दिलों में आजादी की वो आग जला दी जो बुझने वाली नहीं थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक कविता, एक गीत किसी क्रांति की आत्मा कैसे बन जाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस कहानी में उतरते हैं जो गुस्से, बेबसी और अपनी मातृभूमि के लिए बेशुमार प्यार से पैदा हुई थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सरकारी अफसर से, एक ऐसा शख्स जो था तो ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा, लेकिन जिसका दिल पूरी तरह से हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पेशे से एक डिप्टी मजिस्ट्रेट जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे। उनका काम था कानून और व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन बहुत जल्द उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला था जो किसी भी कानून से कहीं ज्यादा बड़ी और कड़वी थी। उनके इलाके में एक अंग्रेज था, मॉरेल, और ये नाम आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। वो स्थानीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करता, उनके घर तक जला देता था और कानून को तो यूं समझिए अपने जूते की नोक पे रखता था। उसके आतंक ने किसानों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। और जब बंकिम तक इन जुल्मों की कहानियां पहुंची तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी कलम और कानून की ताकत से इस जुल्म का अंत जरूर करेंगे, और बस उन्होंने मॉरेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन मुरेल जैसे अंग्रेजों के लिए कानून का मतलब सिर्फ उनकी अपनी सत्ता थी। उसने बंकिम को एक मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि सिर्फ एक हिंदुस्तानी अफसर की तरह देखा और खुलेआम उनके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक आदमी का घमंड नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था का अहंकार था। ये घटना बंकिम के लिए एक आईना थी। उनके एक दोस्त ने इस हकीकत को कुछ इस तरह शब्दों में बयां किया, वे कानून बनाते हैं और वे खुद ही उन्हें तोड़ते हैं। जब तक हम आजाद नहीं हो जाते, हम दोयम दर्जे के नागरिक ही रहेंगे। इन शब्दों ने बंकिम को अंदर तक बहुत गहरे तक हिला दिया। इस एहसास ने बंकिम को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं था। एक तरफ उनकी सरकारी नौकरी थी तो दूसरी तरफ उनके देशवासियों का दर्द। उनके अपने ही मन में एक जंग छिड़ गई थी। सोचिए, वो एक सरकारी अफसर थे, लेकिन उनका दिल तो अपने देशवासियों के लिए धड़कता था। वो अपनी नौकरी की सीमाओं और देश के प्रति अपने फर्ज के बीच बुरी तरह फंस गए थे। एक ऐसा संघर्ष जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। देखिए, एक तरफ उनका काम था ब्रिटिश कानूनों की रक्षा करना, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि अंग्रेज खुद ही उन कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे थे, वो भी बिना किसी डर के। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसने उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। इस उथल-पुथल के बीच उन्हें एक नया रास्ता दिखा। उन्हें एहसास हुआ कि असली लड़ाई अदालत के कमरों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग में लड़ी जानी है। और उस लड़ाई का हथियार होगी उनकी कलम, उनका लेखन, उनकी आवाज बनेगा। एक ऐसी आवाज जिसे कोई साम्राज्य दबा नहीं सकता। और फिर इसी निराशा और इसी नए संकल्प के बीच वो एक पल आया, वो एक क्षण आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा पल जहां एक अफसर के आक्रोश ने कला का रूप ले लिया। साल था 1875। बंकिम अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों से कुछ वक्त के लिए दूर एक ट्रेन में बैठकर घर लौट रहे थे। शायद उनके मन में अब भी वही उथल-पुथल चल रही थी, वही बेबसी का एहसास था। और जैसे ही ट्रेन बंगाल के हरे भरे खूबसूरत गांवों से गुजरी, खिड़की के बाहर का नजारा देखकर उनका मन अचानक बदल गया। वो लहलहाते खेत, वो हरियाली, उस प्रकृति की सुंदरता ने उन्हें एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। और बस उसी पल उन्होंने अपनी मातृभूमि को एक नए रूप में देखा, एक देवी के रूप में, एक मां के रूप में। और उनके अंदर से शब्द किसी झरने की तरह बह निकले जो उसकी सुंदरता का गुणगान कर रहे थे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये एक प्रार्थना थी, एक वंदना थी। और इसके दिल में थे वो दो शब्द जो एक पूरे राष्ट्र की पहचान बनने वाले थे, वंदे मातरम। हे मां, मैं तेरी वंदना करता हूं। बंकिम ने ये कविता तो लिख ली, लेकिन वो जानते थे कि ये कोई आम कविता नहीं है।
इसकी किस्मत किसी पत्रिका के पन्नों में छपकर खत्म हो जाने वाली नहीं थी, बल्कि इसकी नियति तो कहीं ज्यादा बड़ी थी। जब उनके दोस्तों ने ये कविता सुनी तो वे भी भावुक हो गए, लेकिन बंकिम तब तक समझ चुके थे कि ये कविता सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं, बल्कि ये वो चाबी है जो आज़ादी के बंद दरवाजों पर लगे ताले को खोलेगी। तो इस गीत का सफर कैसा रहा? देखिए, 1875 में ये एक ट्रेन में एक अकेले मन में पैदा हुई, फिर ये कुछ दोस्तों की महफिल में गूंजी और उनके दिलों को छू गई, और फिर कई साल बाद बंकिम ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में जगह दी, और वहां से ये कविता पन्नों से निकलकर गलियों, जुलूसों और सभाओं तक पहुंच गई। अब ये सिर्फ एक गीत नहीं रहा, ये स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गया, उनकी पहचान बन गया। तो इस तरह एक सरकारी अफसर का गुस्सा एक ट्रेन के सफर की प्रेरणा से मिलकर एक उपन्यास के पन्नों से होता हुआ आज़ादी के दीवानों का नारा बन गया। ये सिर्फ एक गीत के बनने की कहानी नहीं है, ये एक विचार के अमर हो जाने की कहानी है। और बंकिम की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है कि जब अन्याय की दीवारें बहुत ऊंची हो जाएं और आवाज़ों को दबा दिया जाए, तो क्या कला ही प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली हथियार नहीं बन जाती? क्या कला ही बेजुबानों को जुबान नहीं देती?